हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सांडा के एपिसोड 1 को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सांडा एक नया एनिमे सीरीज है जिसके अंदर सांता क्लॉज है। अभी तक इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं और इसका 5वां एपिसोड 31 तारीख को आने वाला है, लेकिन तब तक हम इसके 4 एपिसोड को कवर कर देंगे। और इसको एनिमेट किया है साइंस सारू एनिमेशन स्टूडियो ने, जो कि एक बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो है। इसने बहुत सारे पॉपुलर एनिमे को एनिमेट किया है, जैसे कि डांडा डन। अगर तुमने डांडा डन देखा है तो तुम्हें पता होगा कि उसका एनिमेशन स्टाइल कितना ही ज़्यादा यूनिक था, और इसीलिए सांडा का एनिमेशन स्टाइल भी कुछ अलग है, कुछ तड़कता भड़कता, कुछ यूनिक तो है। तो दोस्तों बिना इंट्रो के शुरू करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम सांडा नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि लड़की का पिछवाड़ा इतना ठंडा होता होगा, लेकिन फिलहाल मैं जिस हालत में हूँ मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है और उसके हाथ में चाकू होता है। इस लड़की का नाम होता है फुयुमुरा, और फुयुमुरा किसी रीजन से सांडा को मारने की कोशिश कर रही होती है। सांडा बार बार उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने क्या कुछ गलत किया है? आज तो हम दोनों एक ही टाइम पे स्कूल पे आए, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग भी कहा, दोनों ने मिलकर खिड़की की सफाई भी की, मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन फुयुमुरा कुछ भी नहीं बताती और बार बार सांडा को मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी स्कूल के अंदर एक और लड़की आ जाती है, जिस वजह से फुयुमुरा रुक जाती है और डस्टर की मदद से चाकू को छुपा लेती है ताकि किसी को कुछ पता ना लगे। लेकिन इसके बाद वो धीरे से कहती है, सांडा जरा संभाल के रहना, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सांडा सोच रहा होता है कि आज मेरे साथ हुआ क्या, कहीं फुयुमुरा मुझे लाइक तो नहीं करती है। 8 महीने से हम दोनों ही को क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे कभी स्माइल करता हुआ नहीं देखा। जैसे प्यूबर्टी में मूड बदलते रहता है, क्या इसी तरह से फुयुमुरा मुझे पसंद करने लगी है? क्या वो मुझे प्रपोज करना चाहती है? प्यूबर्टी में हर कोई बदलते रहता है, उसका मूड बदलते रहता है, तो शायद जब उसने कहा था कि वो मुझे मार देगी तो उसका ये मतलब है कि वो मुझसे प्यार करती है और वो अपने प्यार का इजहार करेगी आज मुझसे। इसका ये मतलब है कि सांडा का दिमाग खराब हो चुका है, उसका दिमाग घुटनों में है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो लड़की उसे मारने वाली है, लेकिन इसे क्या, इसे तो उसकी पिछवाड़े की पड़ी है जो बहुत ठंडा है। इसके बाद सांडा सोचता है कि ये उसका स्पेशल दिन है और ये सारी बातें जाके अपने दोस्त मोगी से बताता है। मोगी कहता है, सांडा तू थोड़ा सा चूतिया है क्या, तेरे दिमाग में जा भी रहा है, फ्यूमरा तुझे मारना चाहती है, तुझे टीचर को जाके बताना चाहिए इन सब के बारे में, वरना वो कहीं आज दिन के अंदर तुझे चाकू मार के लमलोड कर सकती है। लेकिन सांडा उसे रोकता है और कहता है, फ्यूमरा एक शाय लड़की है, मैं उसका सरप्राइज बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद मोगी कहता है, तू पागल हो चुका है, तुझे फ्यूमरा की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता तो है, उसकी मेंटल कंडीशन बुरी तरह से टूट चुकी है, जब से ओनो की मौत हुई है तब से वो टूट चुकी है, तुझे पता तो है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। और इसके बाद सांडा बोलता है कि हाँ, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपना कंधा उसे देना चाहिए ताकि वो मेरे कंधे के ऊपर सर रख के अपना आंसू बहा सके। ये बेवकूफ़ समझ ही नहीं रहा कि वो उसका गला काटना चाहती है। इसके बाद मोगी बोलता है, ठीक है, लेकिन आज के लिए फुयुमुरा से दूर रहना। और तब सांडा बोलता है, ठीक है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं ये सारी बातें सुन रही होती है फुयुमुरा। इसके बाद हम डाइकाकू वेलफेयर एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे सारा कांड हो रहा होता है, सारे बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और तभी सांडा कहता है कि अगस्त तक तो ठीक था, लेकिन दिसंबर में इतनी ठंडी, ये तो बड़ी अजीब बात है। और हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर दिसंबर में सर्दी नहीं होती, अगस्त में होती है। इसके बाद मोगी कहता है कि पहले दिसंबर में ही सर्दियां हुआ करती थी। दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता था, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को एक सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा गिफ्ट दिया करता था, उसका नाम था सांता क्लॉज। लेकिन किसी वजह से क्रिसमस को मनाना बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और इसीलिए मोगी सांडा को अपना जैकेट पहनने के लिए कहता है, लेकिन सांडा उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वो कभी भी अपना जैकेट नहीं पहनता है। लेकिन जैसे ये फुयुमुरा को क्रॉस कर रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे बर्फ गिरने लगती है और साथ में सांडा के दिल में बहुत दर्द होने लगता है। सारे बच्चे खुश होते हैं बर्फ को देख के, लेकिन सांडा वहीं पे दर्द से चिल्ला रहा होता है। मोगी उसके पास आता है और उसे कहता है कि शायद सर्दी की वजह से ये हुआ होगा, ये जैकेट पहन लो। लेकिन सांडा उसका जैकेट नहीं पहनता। सांडा को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल फूल रहा हो, और तभी हम देखते हैं फुयुमुरा को भी कुछ महसूस होता है। इसके बाद सांडा सोचता है, मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है कि ये फट के बाहर आ सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि फुयुमुरा के साथ मेरा भविष्य तय है? इसके बाद ये फुयुमुरा से मिलने के लिए क्लासरूम में जाता है, वो भी अकेला, और कहता है कि तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो, मैं डर के नहीं भागूंगा। इसके बाद फुयुमुरा कहती है, मुझे अपना इरेजर दो। इसके बाद ये अपना इरेजर निकालता है और उसकी तरफ आगे करता है, और तब फुयुमुरा कहती है, सुबह मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने तुम्हें धमकाया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझसे अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम सांता क्लॉज के वंशज हो? तुम अपना रेड ट्रैक सूट कभी नहीं पहनते क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। इसके बाद सांडा बोलता है, कौन सांता क्लॉज?
मैं किसी का वंशज नहीं हूँ, मैं किसी सांता क्लॉज को नहीं जानता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। इसके बाद फ्यूमुरा कहती है वो इरेजर अब मुझे दे दो, और सांडा उसे इरेजर दे देता है। लेकिन तभी सांडा के दिल में दर्द होने लगता है और फ्यूमुरा कहती है जितनी भी कंडीशन की जरूरत थी इस कर्ज को तोड़ने के लिए वो सब कुछ फुलफिल हो चुकी है। पहला, 25 दिसंबर को जब बर्फ़ पड़ रही होगी तब कोई एक ऐसा इंसान जो कि अपनी कंडीशन को, अपने डेंजर को इग्नोर करेगा और बच्चों के लिए प्यार दिखाएगा, और जैसे ही वो बच्चा उसे कुछ मांगेगा वो उसे दे देगा। सांडा, तुमने ये कर दिखाया। मेरी उम्र अभी भी 14 साल है, यानी कि मैं भी एक बच्ची हूँ, यानी कि ये चीज़ काम करेगी। कभी कभार सीने में दर्द होता है जब लोगों का हालत ख़राब होता है, लेकिन इसका एक और मतलब ये होता है कि उनके अंदर की एबिलिटी, उनके अंदर का पावर जगने वाला होता है। इस कर्ज को तोड़ने के लिए बस एक चीज़ बाकी है। सांडा, तुम्हें कुछ लाल कलर का पहनना पड़ेगा। इसके बाद सांडा भड़क जाता है और कहता है फ्यूमुरा, ये क्या बकवास लगा रखा है तुमने? किसी बच्ची को प्यार करो, उसे जो चाहिए वो दे दो, ये क्या बकवास है? ये कौन है ये बुढ़ऊ सांता क्लॉज? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब का सब सिर्फ एक कहानी है। मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया बेवकूफ लड़की। इसके बाद फ्यूमुरा बोलती है तुम गलत हो, तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे अंदर सांता क्लॉज का इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा है। इसके बाद फ्यूमुरा जबरदस्ती इस रेड जैकेट को पहनाना चाहती है सांडा को, लेकिन सांडा इसे नहीं पहनना चाहता। वो इसे बार बार डॉज कर रहा होता है और चिल्ला के कहता है तुम्हें सुनाई भी दे रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये रेड जैकेट नहीं पहनना चाहता क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तभी फ्यूमुरा चाकू निकालती है और कहती है फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और वो सांडा के सीधा शरीर के अंदर, सीने के अंदर चाकू घुसेड़ देती है, जिस वजह से सांडा का बहुत खून निकल जाता है। इसके बाद फ्यूमुरा बोलती है अब तुम कुछ तो लाल पहनोगे, और इसके बाद सांडा वहीं पे गिर जाता है। बाहर बर्फ पड़ रही होती है, सारे बच्चे खुश होते हैं। तभी फ्यूमुरा कहती है सांडा, अकेला मरना बहुत ही भयंकर है जब तुम्हारे बारे में कोई पता ही ना लगा पाए। ओनो मरी नहीं है, वो बस एक दिन गायब हो गई और 6 महीने तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन वो जिंदा है। इसके बाद वो ओनो की मेमोरीज को याद करने लगती है, जहाँ पे ओनो एक ऐसी लड़की होती है जो हमेशा किताबें पढ़ती रहती है और वो किताबों से बाहर नहीं आती, इसीलिए शायद उसे मारना बाहर संभव ही नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा किताब पढ़ती रहती है। ओनो बताती है कि जापान में पहले 4 सीजन हुआ करते थे, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है, और फ्यूमुरा के नाम के अंदर जो शियोरी होता है उसका मतलब होता है विंटर विलेज, यानी कि एक ऐसा गाँव जो शांत है और स्थिर है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर सीजन्स चेंज होते रहते हैं। और वो उसे कहती है कि जैसे कि तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करती हो, उसका मतलब है कि सीजन्स बदल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ताकि मैं इन सारे सीजन का मजा ले सकूं। इसके बाद ओनो एक गिफ्ट निकालती है और फ्यूमुरो को देके बोलती है हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद फ्यूमुरो बोलती है क्रिसमस, तुम इतने पुराने चीज़ों को अभी भी मानती हो? ये तो कब का ख़त्म हो चुका है, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। और इसके बाद ओनो बोलती है ठीक है, तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि अगले साल हम दोनों मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी, तुम भी मेरे लिए गिफ्ट लाना। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे फ्यूमुरो कहती है शायद ओनो को किसी ने किडनैप किया है इसी स्कूल का, लेकिन तभी वो देखती है सांडा मर चुका होता है। वो रोने लगती है और कहती है सांडा ये क्या हो गया तुम्हें, जल्दी से सांता में कन्वर्ट हो जाओ, तुम मेरी आखिरी होप हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तुम ऐसे मर नहीं सकते, उठ जाओ सांडा। सांडा मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है, बिना तुम्हारी पावर के मैं ओनो को कैसे ढूंढूंगी? सांडा उठो, तुम मर नहीं सकते, तुम सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ओनो से वादा किया है कि क्रिसमस हम दोनों मिलकर मनाएंगे, मुझे पता है आज स्नोफॉल हो रही है, वो बहुत खुश होगी, ऐसा नहीं हो सकता, उठ जाओ सांडा। और तभी सांडा कहता है मैरी क्रिसमस, और उसके बाद एक सोनिक बूम, एक शॉकवेव निकलता है जिस वजह से पूरा कमरा बिखर जाता है और फ्यूमुरा दूर जाके गिरती है। और इसके बाद सांडा खड़ा होता है और वो हंसने लगता है, हो इस तरह से वो हंसने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो एक अडल्ट में बदल जाता है जिसकी दाढ़ी पक चुकी होती है, उसका जो आवाज होता है वो भी बदल चुका होता है, सिर्फ उसके शरीर पे एक कच्छा बचा होता है। सांडा का पूरा कपड़ा फट चुका होता है और सांडा अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगा था कि ये सांता का कर्ज मेरे साथ ही खत्म होगा, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया, तुमने ये कैसे किया? तुमने तो मुझे बहुत जोरों से ही चाकू मारा था, मैं तो मर ही जाता। और इसके बाद फ्यूमुरा बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सांता क्लॉज के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, यानी कि तुम बहुत जल्दी हील होने वाले हो। और हम देखते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद सांडा बोलता है कि एक बच्ची जो मेरे ऊपर भरोसा करती है, क्या तुम अपने बारे में तो बातें नहीं कर रही, तुम इनोसेंट नहीं हो फ्यूमुरा, तुम हो कौन? और इसके बाद फ्यूमुरा बोलती है सांडा ये तुम सच में हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सांता। और इसके बाद सांडा सोचने लगता है ये 14 साल की है, लेकिन इसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये इसे सांता क्लॉज की नज़र से देखता है तब ये इसे छोटी बच्ची की तरह लगती है। इसके बाद फ्यूमुरा सांडा का हाथ पकड़ती है और कहती है सांडा मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो ओनो को ढूंढने में।
और इसके बाद सांडा के अंदर से एक इंस्टिंक्ट निकलता है जो कि सांता क्लॉज का होता है। वो सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस छोटी बच्चे की चेहरे की स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो वादा करता है फुयुमुरा से वो उसकी मदद करेगा ओनो को ढूंढने में। इसके बाद सांडा बाथरूम के अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि अब इसके बड़े शरीर के अंदर इसकी आंखें इतनी मजबूत नहीं है कि ये पास से देख पाए, लेकिन ये दूर से बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा होता है। ये अपने गले को देखता है कि मेरा गला कितना खराब हो गया, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया, मैं कितना हैंडसम क्यूट सा बॉय था, वगैरह वगैरह। और तभी फुयुमुरा लात मारती है दरवाजे पे और कहती है तुम्हें और कितना वक्त लगेगा। इसके बाद सांडा बाहर आता है, वो एक मिरर में अपना चेहरा देखता है और कहता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा क्यूट सा फेस ये दरियल बुढ़े में कैसे बदल गया, मैं अगर फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाऊंगा तो क्या होगा, मैं सिर्फ 14 साल का हूँ, ये तो मेरे लिए नर्क की भट्टी में जलने जैसा होगा। इसके बाद फुयुमुरा बोलती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बस अपना प्रॉमिस जल्दी से पूरा करो, ओनो को ढूंढो। और इसके बाद सांडा चिल्ला के बोलता है सबसे पहले मैं अपनी शक्ल ठीक करूंगा। और यहाँ पे फुयुमुरा भी चिल्ला के बोलती है कि पहले ओनो को ढूंढो। इसके बाद सांडा बहुत टेंशन में आ जाता है और वो ब्राटी बीन्स खाता है और वो कहता है कि जैसे बड़े लोग टेंशन से बचने के लिए सिगरेट फूंकते हैं, वैसे ही जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है तब ब्राटी बीन्स ही मुझे शांत कर पाता है। और इसके बाद हम देखते हैं सांडा नॉर्मल हो चुका है, यानी कि सांडा अगर ब्राटी बीन्स खाता है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि 2 दिन बीत चुके हैं सांडा को पहली बार सांता क्लॉज बनने के बाद, और इनका क्लासरूम चेंज हो चुका होता है क्योंकि पुराना क्लासरूम को तबाह किया गया होता है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था। और इसी वजह से ये सारे बच्चे साइंस लैब के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सांडा को देखते हैं जो फुयुमुरा से कहता है फुयुमुरा मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी कितनी मदद कर पाऊंगा, मुझे इतना पता है कि मैं सांता क्लॉज का वंशज हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। और तभी फुयुमुरा बोलती है घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, मैंने क्लासरूम के अंदर एक बम रखा है जो कि 1 घंटे के अंदर फूट जाएगा। अगर तुम उसे ढूंढ पाते हो अपनी ताकत की मदद से तो तुम इन सारे बच्चों को बचा सकते हो। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके बम को ढूंढ सकते हो, या फिर तुम सारे बच्चों को यहाँ से दूर ले जा सकते हो, या फिर तुम मेरे साथ हाथापाई करके जबरदस्ती करके तुम मुझसे बुलवा भी सकते हो कि मैंने बम कहाँ पे छुपा के रखा है, या फिर तुम इंतजार करो और यहाँ पे सबको मरने दो। और फुयुमुरा ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि उसे पता लगे कि सांता क्लॉज के पास कौन कौन सी पावर है। और यहाँ पे सांडा को पता होता है कि ये मजाक नहीं कर रही है क्योंकि 2 दिन पहले इसके छाती के अंदर उसने चाकू घुसेड़ दिया था। इसके बाद सांडा खड़ा होता है और कहता है सब लोग मेरी बातें सुनो, यहाँ पे बम है, इस रूम को छोड़ के चले जाओ। लेकिन उनकी मैम इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और एक बच्चा कहता है सांडा चुपचाप बैठ जा यार, क्विज के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ, चलो दोनों मिलके फट जाते हैं। सांडा को पता था कि कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा और इसके बाद सांडा खड़ा होता है और कहता है टीचर सच्चाई ये है कि मैंने थंब टैक्स यहाँ पे गिरा दिया है, वो भी पूरा बॉक्स, मैं नहीं चाहता किसी को चोट लगे। लेकिन टीचर उसे चुप करा के बैठाने की कोशिश करती है और तभी सांडा बहुत ही प्यारी आवाज में बहुत ही अपनी खूबसूरती दिखा के कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे। और इसकी प्यारी आंखें देख के उसका टीचर कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर थंब टैक्स ढूंढना है तो तुम ढूंढ सकते हो। इसके बाद सांडा पूरा क्लासरूम छान मारता है लेकिन उसे बम कहीं पे भी नहीं मिलता। इसके बाद सांडा को पता लगता है कि आज का टॉपिक है कि सारे बच्चे अपने नोटबुक में अपनी विश लिखेंगे, वो क्या बनना चाहते हैं आगे वो सब कुछ लिखेंगे। और इसके बाद सांडा डिसाइड करता है कि वो अब सांता क्लॉज बन के ही रहेगा और वो सांता क्लॉज बनता है। और उसके बाद वो फुयुमुरा को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ, नहीं, मैं एक टेररिस्ट हूँ, सब लोग यहाँ से भाग जाओ और मेरे लिए 10 मिलियन का इंतजाम कर दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। सारे बच्चे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे डर जाते हैं। एक बच्चा कहता है फुयू का क्या होगा, कहीं वो उसे मार ना दे। लेकिन टीचर सारे बच्चों को समझा देती है और सबको नीचे छुपने के लिए कहती है और वो मदद के लिए जा रही होती है। लेकिन सारे बच्चे चले जाते हैं लेकिन एक हरामखोर बच्चा वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि सांडा जैसे ही रेड जैकेट को पकड़ता है वो सांता क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता लगता है कि फुयुमुरा ने अपने ही पेट के अंदर बम्स लगा रखे होते हैं। इसके बाद सांडा बोलता है तुम तो बहुत सीरियस हो। और इसके बाद फुयुमुरा बोलती है कि हाँ मैं हमेशा सीरियस रहती हूँ, मैं सच में तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। जो सांता कुछ छोटे बच्चों की जान नहीं बचा सकता वो मेरे किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ओनो को ढूंढ लेती। और उनकी सारी बातों को वही हरामखोर बच्चा सुन भी रहा होता है। इसके बाद सांडा बोलता है तुमने अपने साथ साथ पूरे क्लासरूम के सारे बच्चों को खतरों में डाला, शायद सब लोग को तुम मार ही देती। इसके बाद फुयुमुरा बोलती है कौन मरा, जो चीज हुआ ही नहीं उसके लिए दुख कैसा। इसके बाद सांडा समझ जाता है कि फुयुमुरा एक नंबर की बदमाश लड़की है। और इसके बाद फुयुमुरा बोलती है सांडा तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास बम है। और सांडा बताता है कि सब लोग अपनी विश को लिख रहे थे, मैं सबकी आवाज सुन पा रहा था लेकिन तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम कुछ लिखने के बारे में सोच ही नहीं रही थी, तुम्हें तो बस बम की चिंता होगी। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं बम के बारे में। और इसके बाद फुयुमुरा कहती है मैं कुछ लिख नहीं पाई क्योंकि मुझे पता है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इसके बाद सांडा बोलता है तो
इसका ये मतलब हुआ कि जब तुम ओनो से मिलोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल होगा। तुम्हारे लिए तो ये ट्रेजर से कम नहीं होगा। तुमने अपना सारा अच्छा समय ओनो के साथ ही बिताया है। और तभी सांडा देखता है वो टाइम बम फटने वाला होता है, क्योंकि इसको अभी तक डीएक्टिवेट नहीं किया गया होता है। और अचानक से बूम, वो टाइम बम फट जाता है। लेकिन हम देखते हैं फुयुमुरा सेफ होती है, क्योंकि एंड वक्त पे फुयुमुरा के पेट से उस बम को निकाल दिया होता है सांता क्लॉज ने, और उसकी पूरी एनर्जी को वो सोख रहा होता है। वो खुद जल रहा होता है, लेकिन सब कुछ सोख रहा होता है ताकि बाकी सब सेफ रहे। और यहाँ पे हमें सांता क्लॉज की 3 एबिलिटी के बारे में पता लगता है। पहला एबिलिटी, जैसे वो किसी रेड कलर के कपड़े को पहनता है वो सांता क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एबिलिटी, जैसे ही वो ब्राटी बीन्स खाता है वैसे ही वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तीसरी एबिलिटी, इसके ऊपर आग का कोई असर नहीं होता और इसीलिए इतने बड़े बम के अंदर जो निकला हुआ आग है वो उसे भी सोख लेता है। और हम देखते हैं ये सब कुछ वही हरामखोर लड़का देख रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। उम्मीद है कि तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा पॉजिटिव सा लिख देना, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और अगले एपिसोड को हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कोशिश करेंगे कि 3 या फिर 4 एपिसोड हम एक ही दिन में ले आए। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस एपिसोड को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर करना है, ताकि इसकी रीच बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, कौन सा पैसा लगता है इसके लिए।